क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, और पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था मूल अधिकारों से जुड़ी हुई खास बातें और साथ ही मौलिक कर्तव्य। तो आज हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। आइए पढ़ते हैं नीति निदेशक तत्व। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और आज के टॉपिक है हमारा नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि नीति निदेशक तत्व क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। तो ऐसे तत्व जो नीतियों के निदेशक हैं, जनहित में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनके निदेशक हैं, यानी कुल मिलाकर के एक एज ए ऑफिसर उन पर कमांड करते हैं। जैसे चांसलर होता है ना किसी संस्था में, यूनिवर्सिटी में चांसलर, तो वो सारी नीतियों जो जितने भी सिद्धांत हैं उनको क्रियान्वयन करने का अधिकार रखता है। तो ठीक उसी तरह से जो है ये भी ऐसे सिद्धांत हैं जो नीतियों के निदेशक हैं और प्रत्येक स्थिति में राज्य को इन्हें हासिल करना होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इनकी क्या खासियतें हैं और इनका वर्णन संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति राज्य के नीति निदेशक चाहे इन्हें सिद्धांत कह लें या तत्व कह लें, ठीक है। चाहे इन्हें सिद्धांत कह लें या तत्व कह लें, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में संविधान की भाग 4, ठीक है। भाग 4 पूछा गया है सवाल कई बार कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का या सिद्धांतों का वर्णन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उत्तर होगा आपका भाग 4। अब अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद
36 से 51 के भाग 4 में अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 यानी फ्रॉम 36 टू 51 में वर्णित हैं, में वर्णित हैं। बात समझ आ गई? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है। अब दूसरा जो बिंदु है, दूसरी बात क्या है, यह भी सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं कि इनको लिया कहाँ गया है। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी जानते हैं कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो इन्हें का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को या सिद्धांतों को इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसमें जो अगला बिंदु है, अनुच्छेद 39 का ग। ठीक है। अनुच्छेद 39 ब्रैकेट ग कोष्ठक ग में समान धन वितरण का उल्लेख है। समझ में आई बात? यानी धन का समान वितरण में, धन का समान वितरण मानिए धन का समान वितरण है। यानी इसका अर्थ ये है कि राज्यों को जो है समान धन का वितरण किया जाए। वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। ठीक है। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है। यानी ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है। कई बार ये सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? अगला जो पॉइंट है वो ये है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद
अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार, पाने के अधिकार का वर्णन। यानी अनुच्छेद 41 में ये वर्णन किया गया है कि कुछ स्थितियों में सरकार की ओर से काम, शिक्षा और साथ ही साथ लोक सहायता यानी सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अगला पॉइंट क्या है नीति निर्देशक तत्वों का? अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 में कृषि, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन फंडामेंटल ये ग्रामीण अंचल की के जॉब हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था संभलती है। यानी मूलभूत ग्रामीण अंचल की ये वे खासियतें हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार में बहुत बड़ा सहयोग है। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य है यानी उत्तर प्रदेश है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किया गया है। पशुपालन संगठन वर्णित है। यानी सरकार का ये दायित्व है कि वो राज्यों में कृषि एवं पशुपालन को जो है बेहतर ढंग से संचालित करे, इसके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराए। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा संजीदगी के साथ भाई पढ़िए। देखिए एक बार की बात है कि एक छात्र ने अपने पिता से पूछा कि आप हमें विद्यालय क्यों भेजते हैं। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा विद्यालय भेजने से बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बच्चों में अपने जीवन के प्रति दायित्वों का बोध होता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें विद्यालय में जाकर के प्राप्त किया जाता है। तो बच्चा बोला लेकिन पापा जी हमें तो स्कूल में मुर्गा बनाया जाता है। तो थोड़ा सा संजीदगी के साथ हैं पढ़िए, क्योंकि इस समय जो है वर्तमान में किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, किसी भी कंपटीशन में सफलता के लिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही परिश्रम की आवश्यकता है। तो बिना बर्डन फील किए हुए, बिना बोझ को महसूस किए हुए इसे अपना दायित्व समझ करके थोड़ा संजीदगी के साथ पढ़िए। आइए अगला बिंदु देखते हैं। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 50 में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एवं
न्यायपालिका। अब यहां समझ लीजिए कार्यपालिका क्या है, यानी वह व्यवस्था जो विधायिका द्वारा निर्धारित कार्यों का अनुपालन करती है, कार्यपालिका कहलाती है। अब आप देखिए, जैसे संसद में मंत्रियों के सचिव होते हैं, फिर इसके बाद वो जो है आदेश देते हैं संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को, ठीक है, और जिले के जितने भी जिला अधिकारी हैं वो उन कामों को करवाने के लिए संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ उसके जो बाबू है, क्लर्क हैं, या और वो पूरा ऑफिस जो यानी 4th क्लास का है, ये सब मिल करके उस कार्य को निष्पादित करते हैं, तो ये कार्यपालिका कहलाती है। न्यायपालिका आपकी कहलाती है जुडिशियरी, जहाँ निर्णय दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। और आप जानते हैं तत्संबंध में हमारा सर्वोच्च न्यायालय, फिर इसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय, और तत्पश्चात जिलों के जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है, इसको जो है अलग कर दिया गया है, इसका पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलगाव, दोनों के कार्यों का को अलग अलग किया जाना, सेपरेशन, ठीक, पृथक्करण वर्णित है, पृथक्करण वर्णित है। बात समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसे। और आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांत एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाए जाने की बात कही गई है कि इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है कि अब यहाँ विशेष बात बताई गई है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का या सिद्धांतों का उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या है इनको लागू किए जाने का। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक, भारत में
सॉरी, भारत में आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। स्थापना करना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि जो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का वो ये है कि मतलब इकोनॉमिकल और सोशल जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब रिपब्लिकन कंडीशन, उसको इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। अगला बिंदु देखते हैं कि संविधान के बयालीसवें संविधान संशोधन, संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से परे, परे माने अलग करके, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें मूल अधिकारों से अलग रखा गया है, अलग वरीयता दी गई है, अलग प्राथमिकता दी गई है, अलग वरीयता दी गई है। बात समझ आ गई है होगी कि मूल अधिकारों से जो है नीति निर्देशक तत्वों को अलग रखा गया है। इसके बाद जो है अगला बिंदु है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक यहाँ से प्रश्न बनाया गया है कई बार, तत्वों में खास अंतर ये है, खास अंतर यह है कि मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। नीति निर्देशक
तत्वों को नहीं, यानी कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, प्रवर्तित करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, समानता अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, इस तरह से वाक एवं जो है अभिव्यक्ति का अधिकार, तो इन अधिकारों को पाने के लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं, हम न्यायालय में वाद दाखिल करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। बट जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनके लिए हम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते हैं, इनके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। और आगे है, अगला बिंदु है केटी शाह के अनुसार केटी शाह के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है ऐसा चेक है, चेक जानते हो, एक ऐसा प्रपत्र जिस पर हम अपेक्षित धनराशि से लिख करके किसी को दे देते हैं और वो अपने खाते में लगा करके उस धनराशि की निकासी करवा लेता है, ठीक है, निकलवा लेता है पैसा। तो चेक जानते हो, केटी शाह के अनुसार राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधानुसार, बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, या बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। अब जैसे क्या है ना कि मान लीजिए किसी बैंक में किसी ने 1 करोड़ की चेक लगा, अब उस बैंक के पास उस समय पैसा नहीं है, उसने कहा भाई 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद आप जाएंगे तब पेमेंट किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्यों को की स्थितियां यदि ऐसी बनती हैं कि वो इस संबंध में कार्य कर सकते हैं तो ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये हुए जो है नीति निदेशक तत्व। अब जो है इनमें खास अंतर अभी आपने समझ लिया कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये न्याय योग्य नहीं है, जबकि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य हैं, इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, यानी लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। और एक जो और गहराई में जाए तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, इनकी प्रवृत्ति, इनकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कहीं सकारात्मक है और कहीं नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, किए गए हैं मूल अधिकारों में कि कहीं कहीं पर ये दिया गया है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। और जहाँ पर ये है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें दोनों तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, जबकि हमारी ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें सकारात्मक प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है,
ठीक है, मोरल पावर प्राप्त है, नैतिक शक्ति प्राप्त है। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको कानूनी शक्ति प्राप्त है, इनको कानून के द्वारा जो है लागू करवाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो खास बड़ा अंतर ये कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको कानूनी अधिकार प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग राज्य के लिए है और मौलिक अधिकारों का प्रयोग जो है पूरे यानी पूरे देश की प्रजा के लिए है, या यूँ कह सकते हैं कि इनका प्रयोग जो है नागरिकों के द्वारा किया जाता है, समस्त नागरिकों के द्वारा, यानी पूरे देश के नागरिकों के द्वारा, पूरे देश की प्रजा के द्वारा, या देश के समस्त लोगों द्वारा, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल राज्यों के लिए। और अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, जबकि जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका उद्देश्य ये है कि कानून द्वारा जो यानी संविधान जो द्वारा जो अधिकार प्रदत्त हैं, जो प्राप्त हैं, उनको लागू किया जाना, या यूँ कह सकते हैं कि राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना ये उद्देश्य है मूल अधिकारों का, यानी मूल अधिकारों के द्वारा राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है। तो ये हुए हमारे नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।